चलिए, तो साथियों कल तक अपन ने क्या पढ़ा था? प्रतीप्ति के बारे में बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़ी थी, जहाँ से क्वेश्चन 100% आता है। जैसे इल्यूमिनेशन क्या होता है, प्रदीप्ति क्या होती है, प्रदीप्ति तीव्रता क्या होती है, चमक क्या होती है, ग्लेयर क्या होती है। अभी तक हमें जब छोटे बच्चे होते थे तब हमें यही पता चलता था चमक और चौंध और ये सारी चीज़ें एक जैसी होती है, लेकिन एक जैसी नहीं होती बेटा, इसमें बहुत ज़्यादा अंतर होता है। और वो अंतर क्या होता है, कल के वीडियो में हमने अच्छे से पढ़ा था। लक्स क्या होता है, इंटेंसिटी क्या होता है और हर चीज़ अपन ने पढ़ी थी। आज के इस वीडियो में अपन लैम्बर्ट का कोसाइन लॉ देखेंगे। इतना ही देखेंगे कि आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें आपसे नहीं चूके, ठीक है? और बहुत अच्छे से अपन इसको सीखने की कोशिश करेंगे। तो जो भी साथी आया हुआ है, सिलोचना कल पढ़ाई की थी ना आपने? अच्छा, ठीक है। और जो भी बच्चे अच्छे से देखते हैं, आराम से देख के अपने नोट्स मेंटेन करके और बढ़िया से चीज़ें क्या है रिवाइज़ करोगे, ठीक है? चलिए, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो कल अपन ने पढ़ा था, आज पढ़ते हैं इल्यूमिनेशन। हाँ, चलो अच्छे से रिवाइज जरूर करना बेटा। मैं फिर से बता रहा हूँ, आप बहुत गोल्डन बच्चे हो कि आपको हर चीज अपने कॉलेज जैसी मिली है। अपने कॉलेज में जैसे पढ़ते हैं ना बारीक बारीक, वैसे आपने हर चीज पढ़ोगे तो कंपटीशन में बैठोगे तो 2 कदम आगे रहोगे, ठीक है? क्योंकि जो केवल यूट्यूब पे पढ़ेगा उसको वो केवल हवा में रहेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है? हाँ, चलो। प्रदीप्ति के नियम, तो 2 नियम होते हैं, एक व्युत्क्रम वर्ग का नियम, व्युत्क्रम वर्ग का नियम, है ना? व्युत्क्रम वर्ग का मतलब, व्युत्क्रम मतलब उल्टा और वर्ग मतलब स्क्वायर। और एक होता है लैम्बर्ट कोजिया नियम, ठीक है? बहुत अच्छे से देखते हैं, बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। देखो, मान लिया ये मेरा कोई स्रोत है। क्या इस चित्र को याद करना है क्या? नहीं, आपको कोई लिखना नहीं है, आपको समझना है। अच्छा, ऐसे समझो, ऐसे समझो। यहाँ कोई यहाँ कोई मैंने टॉर्च लगाई है, तो बताओ मेरे पे रोशनी ज्यादा गिरेगी ना? हाँ। मैंने टॉर्च को दूर किया, रोशनी कम हो जाएगी। हाँ, थोड़ा और दूर किया और कम हो जाएगी, और दूर किया और कम हो जाएगी। मैंने पाकिस्तान की तरफ टॉर्च दिखाई तो पाकिस्तान को फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि सर जितनी दूरी बढ़ेगी उतनी आपकी तीव्रता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बहुत बढ़िया। तो देखो, ये डी दूरी, ये 2D दूरी, ये 3D, है ना? यहाँ पर मान लो A1 A3 एरिया है, ये A2 है। ये यहाँ पर इल्यूमिनेशन का जो फर्क होता है वो किसने बताया था? व्युत्क्रम वर्ग ने, जो आप सब भी जानते हैं। सर ये नियम क्या है? अच्छा, ये नियम ये बताता है कि जितनी भी प्रदीप्ति है, जितनी भी दुनिया में प्रदीप्ति है, वो ये जो दूरी है ना, D1 D2 D3, इसके क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। अच्छा सर, यही था? हाँ बिल्कुल, यही तो है व्युत्क्रम, यानी कि उल्टे वर्ग का नियम। किसके साथ? दूरी के साथ। क्या ये बात समझ में आ गई? आ गई। सर ये क्या बताएगा? इल्यूमिनेशन यानी कि प्रदीप्ति बताएगा दूरी के साथ संबंध। अच्छा आओ, इस नियम के अनुसार किसी भी प्रकाश स्रोत से किसी भी प्रकाशिक तल पर पहुंचने वाली प्रदीप्ति स्रोत की दूरी के क्या होती है? वर्ग के व्युत्क्रम के समानुपाती होती है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहते हैं। यानी कि मैं यहां से कह सकता हूं, ये आई नहीं है बेटा, है ना, ये 1 है। यहां से कह सकता हूं ई समानुपाती 1/d²। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या आ गई? ये पहला नियम। इसके साथ ही उन्होंने बोला तथा प्रदीप्ति के क्या होता है? समानुपाती। यानी कि प्रदीप्ति जो होती है वो तीव्रता की क्या होती है? समानुपाती। यानी कि यही इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी के भी क्या होता है? समानुपाती। क्या बोला सर इसने? इसने ये बोला कि मान लो ये स्रोत है, यहाँ पर उसने पहले रोशनी डाली तो ये ज्यादा थी क्योंकि ये डी दूरी पर था। 2D दूरी पर गया तो भैया ये रोशनी कम हो गई, 3D पे और कम हो गई। कहने का मतलब ये है कि जो प्रदीप्ति है वो दूरी के वर्ग के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती, पहला नियम। दूसरा, यही प्रदीप्ति ई जो है वो इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता की क्या है? समानुपाती। और जब बेटा इनको साथ में लिखेंगे तो आप कहेंगे ई समानुपाती I/d²। इतनी बात समझ में आ गई? आ गई। चलो अब चलते हैं लैम्बर्ट कोजिया का नियम। सर हमने CITS इंदौर में अवार्ड प्राप्त किया है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का। अरे शाबाश, है ना? हाँ। अच्छे से पढ़ोगे तो हर क्षेत्र में अवार्ड मिलेगा आपको, ठीक है? हाँ, चलो। लैम्बर्ट कोजिया का नियम, लैम्बर्ट कोजिया का नियम क्या होता है? बहुत अच्छे से समझना। देखो, कोजिया का मतलब क्या होता है? सर कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा। कुछ नहीं है, इसने ये बोला था कि जो मेरा प्रदीप्ति है ना वो कॉस थीटा के क्या है? समानुपाती। बस, कि किसी भी स्रोत से प्रकाशिक तल पर पहुंचने वाली प्रदीप्ति ई स्रोत से आने वाली किरण तथा अभिलंब के बीच में क्या एंगल होता है? कॉस थीटा। बस, तो इससे ये आ गया। अच्छा सर इन दोनों को मिलाएं तो क्या होता है? अभी मैं सब समझा दूंगा, 2 मिनट रुको। ये स्रोत है, हाँ, ये दूरी है। तो सर देखना, यहां से आपका प्रकाश जा रहा है, हाँ,
आराम से देखना, हर चीज समझ में आ जाएगी। मैंने ये कॉस थीटा ही क्यों लिया, तो ध्यान रखना, जब आप, मैंने आपको शायद पढ़ाया भी था ये, शायद ऐसी थ्योरी में पढ़ाया था कि अगर यहाँ से अगर थीटा होता है तो एक एंगल बनता है यहाँ पर, एक एंगल बनता है यहाँ पर। हाँ सर, तो ये कितना हो जाएगा, जो आधार के साथ होता है वो ई कॉस थीटा, और ये क्या होता है, ई साइन थीटा। बस इसीलिए प्रदीप्ति के एंगल क्या लिया जाता है, कॉस थीटा लिया जाता है। ठीक है, हाँ, आपके यही कोर्स में है, इसलिए आप ये आराम से पढ़ लो। तो देखो यहां से मैं दोनों इक्वेशन को अगर साथ में लिखता हूं, तो पहली इक्वेशन क्या थी, आई अपॉन डी स्क्वायर, और दूसरी इक्वेशन क्या थी, दूसरा नियम कॉस थीटा। ध्यान रखना, ये लैम्बर्ट का पहला नियम है, वरना वही फैराडे के नियम की तरह कंफ्यूज होते रहोगे। ये आपके प्रदीप्ति का पहला नियम है, ये दूसरा नियम है, और इन दोनों को साथ में लिख के हम कह सकते हैं कि आई अपॉन डी स्क्वायर साथ में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ये है आपका कंप्लीटली इल्यूमिनेशन का फॉर्मूला, जहां थीटा किससे दूरी है, अभिलंब से आपतित किरण की दूरी है। ठीक है, ओके, ये सब कुछ लिया हुआ है। अब देखो प्रदीप्ति व्यवस्था यानी कि टाइप ऑफ लाइटनिंग सिस्टम कितनी होती है, जो घरों में लगी हुई है कैसी होती है, उसको समझते हैं। सबसे पहले प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था। सर डायरेक्ट लाइटनिंग सिस्टम क्या होता है, बहुत अच्छे से देखना। देखो सर डायरेक्ट क्या होता है, अरे यार आपके ऊपर मैंने फॉक्स लाइट लगा दी, तो सारी की सारी किरणें आप पे गिर रही है ना, हाँ वही होती है डायरेक्ट। अच्छा सर वही होती है, हाँ बिल्कुल वही होती है। देखो जब बल्ब का प्रकाश सीधे नीचे की ओर प्रकाशित करता है उसे ही कहते हैं डायरेक्ट लाइटनिंग। ये रही सर डायरेक्ट लाइटनिंग, यानी कि यहाँ पर मान लो ये सलोचना खड़ी है ना, हाँ चलो ये खड़ी है लड़की, ठीक है, अब इसके ऊपर प्रकाश डाला तो सब के सब इसके ऊपर जा रहा है। हाँ, तो ध्यान रखना डायरेक्ट लाइटनिंग में किस आकार की परावर्तक होती है, तो बोलना वी आकार की। किस आकार की, पहला क्वेश्चन, डायरेक्ट लाइटनिंग में पहला क्वेश्चन किस आकार का होगा, सर वी आकार का परावर्तक होगा। परावर्तक यानी कि परावर्तित करने वाला, ठीक है। उसके अलावा सर इसमें 90% तो क्या है, सर नीचे की तरफ रोशनी जाती है, कितने प्रतिशत, 90%, और 10% इधर उधर से कहीं से निकल जाती है, और 10% कहाँ चली जाती है, सर इधर उधर या ऊपर चली जाती है। ठीक है, हाँ सर यही क्वेश्चन आता है, हाँ ये पूछेगा ऐसी कौन सी व्यवस्था है जिसमें 90% तो उस व्यक्ति के ऊपर ही गिरती है या नीचे की तरफ जाती है, और 10% इधर उधर जाती है, तो उसका नाम है डायरेक्ट लाइटनिंग सिस्टम। ठीक है, और उसमें परावर्तक क्या होता है, वी। इस तरह का आपका चित्र होगा। अब ऐसे कहीं पर भी परावर्तक देखो वी आकार के, तो समझ जाना ये डायरेक्ट लाइटनिंग की हुई है। ठीक है, याद करो जब बड़े बड़े फॉक्स लाइट्स लगती है तो उसमें वी आकार के रिफ्लेक्टर्स होते हैं, हाँ तो वहां यही व्यवस्था होती है। अब देखो इसमें 90% प्रकाश तो कहाँ जाता है, नीचे, और 10% कहाँ जाता है, इधर उधर। ठीक है, घरों में, औद्योगिक प्रतिष्ठानों में इस प्रकार की लाइटनिंग यूज करते हैं। आप अगर देखोगे तो शादी ब्याह के अंदर जो फॉक्स लाइट्स होती है ना, या चमकाने के लिए ज्यादा, है ना, वी आकार के रिफ्लेक्टर्स होते हैं, तो जहां पर भी देखो समझ जाना यही है। ठीक है सर, अब सर अगला क्या है, अर्ध अप्रत्यक्ष यानी कि सेमी डायरेक्ट इल्यूमिनेशन। सेमी का मतलब क्या होता है, लगभग आधा। सेमी का मतलब क्या होता है, लगभग आधा। लगभग आधा कितना होता है, तो आप कहोगे सर लगभग आधे का मतलब हो गया 60 से लेके 90 तक, कुछ भी हो सकता है लेकिन 100 नहीं हो सकता, तो बस वही मतलब है, इधर आओ। परावर्तक नीचे की ओर अल्प पारदर्शी का प्लास्टिक का ढक्कन होता है, इसको नहीं पूछा जाता है, ये ध्यान रखना। इसमें लगभग 60 से लेके 90% तो क्या है, सर नीचे की तरफ जाती है, बाकी इधर उधर चली जाती है। ठीक है, हाँ सर याद करने के लिए क्या याद करें, तो 60% याद करना, कहाँ जाती है, नीचे। ठीक है, डायरेक्ट में कितनी जाती थी, 90%, यहाँ कितनी जाती है, 60%। ओके, ऐसा चित्र होगा। जहां पर भी कोई भी आपको बल्ब दिखे, इसका आकार ऐसा हो, या कोई भी आपको लैंप दिखे, कोई भी आपको लटकाने का डिजाइनिंग सामग्री दिखे जो इस आकार की, उसे क्या कहते हैं, अर्ध, अर्ध डायरेक्ट, है ना, अर्ध प्रत्यक्ष, अर्ध प्रत्यक्ष हिंदी में नाम, अर्ध प्रत्यक्ष प्रदीप्ति। ठीक है सर, इसमें नीचे की तरफ कांच या प्लास्टिक का क्या होता है, ढक्कन होता है। ये रहा आपका ढक्कन, कांच या प्लास्टिक का। ठीक है, अभी वापस देख लो, याद हो जाएगा। सर डायरेक्ट में क्या होते थे, सर डायरेक्ट में जो होते थे ना, वो वी आकार के रिफ्लेक्टर्स होते थे। किस आकार के, वी आकार के रिफ्लेक्टर होते थे। ये वी दिख रहा है ना आपको उल्टा, हाँ सर, इस आकार के, और यहाँ 90% नीचे जाता था, और इसे कहते हैं डायरेक्ट।
और जहां नीचे की तरफ कांच या प्लास्टिक का ढक्कन होता है और जिसमें 60% नीचे की तरफ जाता है, वहां क्या होता है सर? अर्ध, यानी कि अर्ध प्रत्यक्ष। आराम से देखना, बहुत आसान टॉपिक है ना? इस विधि का उपयोग ऊंचाई वाले कक्षों में किया जाता है, जहां पर आपकी हाइट्स बहुत ज्यादा होती है ना, वहां यूज किया जाता है। ठीक है सर, आगे। अब सर क्या है अर्ध अप्रत्यक्ष विधि? सर इसमें क्या है, इसको पढ़ने से पहले आप इसको पढ़ो। रुको। अर्ध प्रत्यक्ष, अच्छा ये अप्रत्यक्ष है। अप्रत्यक्ष यानी सही है, मैं थोड़ा हिंदी में कंफ्यूज हो गया था। इनडायरेक्ट जो लाइटनिंग स्ट्राइक होती है ना, उसे कहते हैं अप्रत्यक्ष। क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष। अब देखो, प्रत्यक्ष के अंदर क्या हो रहा था, अच्छे से देखना। सर वी आकार के रिफ्लेक्टर थे। हाँ सर थे। इस ये जो वी आकार के रिफ्लेक्टर थे वो 90% कहाँ दे रहे थे सर? नीचे की तरफ रोशनी दे रहे थे। हाँ सर। अर्ध अप्रत्यक्ष में क्या हुआ था सर? इस तरह से नीचे कांच का एक पात्र बना हुआ था और जहां से अपने को 60% रोशनी कहाँ मिल रही थी? नीचे, बाकी इधर उधर। अच्छा सर, इसमें और अप्रत्यक्ष में फर्क क्या है? देखो ये प्रत्यक्ष, इसका भाई अप्रत्यक्ष। या मैं यहां लिख देता हूं ताकि आपको समझने में सुविधा हो। अप्रत्यक्ष, इसमें 90% कहाँ जा रहा था? नीचे। अब इसमें 90% कहाँ जाएगा सर? ऊपर की तरफ जाएगा। तो ध्यान रखना 90% छत की तरफ परावर्तित हो जाता है। और ध्यान रखना इसीलिए छत को अपन क्या बनाते हैं? व्हाइट कलर का बनाते हैं ताकि प्रकाश चमकता हुआ दिखाई दे। तो इसमें 90% कहाँ जाता है? ऊपर की तरफ। ठीक है। इस विधि में बल्ब के नीचे की ओर अपारदर्शी वृत्ताकार अप अर्धवृत्ताकार परावर्तक यूज करते हैं। क्यों करते हैं ये पूछा जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि अपारदर्शी क्यों होता है? ताकि भैया अपारदर्शी होने का मतलब ये इधर नहीं जाए। ठीक है, इसलिए अपन चाहते हैं ना 90% रोशनी ऊपर जाए, इसलिए यहाँ पर क्या लगाते हैं? अपारदर्शी क्षेत्र लगाते हैं। ठीक है, 90% कहाँ जाता है? ऊपर। अब इसका भाई क्या हो जाएगा? जैसे ये अर्ध अप्रत्यक्ष था ना, इसका भाई क्या हो जाएगा? अर्ध अप्रत्यक्ष। अर्ध प्रत्यक्ष और ये है अर्ध अप्रत्यक्ष। हिंदी इंग्लिश के अंदर बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, अब देखो तो ऊपर की तरफ कितनी जाएगी सर? यहाँ ऊपर की तरफ जाएगी 60%। इतना याद कर लोगे? हाँ सर। केवल ये याद रख करना है कि प्रत्यक्ष में 90% नीचे, अप्रत्यक्ष में 90% ऊपर, अर्ध प्रत्यक्ष में 90% नहीं 60% नीचे, अर्ध अप्रत्यक्ष के अंदर 60% ऊपर। खत्म। और सर ये जो अप्रत्यक्ष है ना, अप्रत्यक्ष, उसमें नीचे अपारदर्शी क्षेत्र होता है ताकि किरणें नीचे नहीं जाए। इतना ध्यान। ठीक है, अब इसका चित्र ये देखो, इस तरह का चित्र होता है। इसमें 90% कहाँ जा रही है सर? ऊपर की तरफ सारी किरणें जा रही है। ठीक है, तो ऐसा चित्र बना के पूछेगा बताओ ये कौन सा है, तो बता दोगे? हाँ सर बता देंगे, ये अप्रत्यक्ष अवस्था है। ठीक है, अच्छा। इस विधि का प्रयोग कहाँ होता है? सिनेमा हॉल में। क्यों? क्योंकि सिनेमा हॉल में अपने को मूवी देखनी होती है और मूवी के अंदर नीचे की तरफ अपने को क्या चाहिए? अंधेरा चाहिए ताकि साफ दिखे, है ना? तो अपन चाहते हैं कि ऐसी लाइट हो जो नीचे की तरफ अंधेरा दे। तो भैया 90% जब रोशनियां ऊपर होती है तो नीचे कितनी है? 10%। इसीलिए इसका यूज कहाँ करते हैं? सिनेमा हॉल में। और कहाँ करते हैं सर? डांसिंग हॉल के अंदर, जो नाइट क्लब वगैरह होते हैं ना, उसमें। और सजावट के कार्यों में इसका यूज किया जाता है। आगे सर ये क्या है? अर्ध अप्रत्यक्ष। केवल इतना ध्यान रखो कि भैया इसमें भी अपारदर्शी कांच होता है नीचे की तरफ, लेकिन यहाँ क्या होता है? 60 से 90 जो है वो छत की तरफ जाती है, बाकी इधर उधर फैल जाती है रोशनी। यहाँ पर भी नीचे की तरफ कैसे रखते हैं? अंधेरा ही रखते हैं। ठीक है, ओके। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? डांसिंग हॉल में करते हैं, इतना ही याद रखना। ऐसा शेप होगा। तो क्या ये शेप देख के बता सकते हो क्या? अब मैं कुछ चित्र बना रहा हूँ, मुझे जवाब देना कौन कौन सा। मैं कुछ चित्र बना रहा हूँ, मुझे बताना ये कौन सी व्यवस्था है। हाँ सर बताएंगे, ओके। पहला, एग्जाम में आपको इस तरह का एक लैंप बना हुआ है और पूछेगा, ऐसे देख, 85% नीचे और इतना ही लिखेगा। अब उसने 90 नहीं लिखा है लेकिन 85 लिखा है, तो अपने को क्या समझना है? ये क्या है? डायरेक्ट है। ओके सर। अब अपने को अगला देगा इस तरह से, ये लो सर। इसमें उसने लिखा है कि नीचे की तरफ कितना है? 60%। इधर की तरफ कितना है? 15%। ठीक है,
और बाकी ये कह रहा है ऊपर की तरफ कितना है 5%। अब देख के बताओ क्या हो जाएगा ये, और यहाँ पर बचा हुआ देख लो ये कितना हो गया 20, ये और 20। अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ये सर आधे से लगभग थोड़ा ज्यादा नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि ये क्या है सर, ये अर्ध अर्ध प्रत्यक्ष है। हाँ सर बिल्कुल सही है। आगे एग्जाम में क्वेश्चन कैसा बनाएगा, ऐसा जिसमें आपको इस तरह से चित्र बना के बताएगा और बोलेगा 95% ऊपर है तो क्या बोलोगे, अप्रत्यक्ष है। और इस तरह का चित्र बनाएगा तो आप क्या कहोगे, वेरी गुड। इस तरह का अगर चित्र है तो आप क्या बोलोगे सर, इस तरह का अगर चित्र है तो हम कहेंगे सर देखो इधर भी तो जा रहा है, सारा ऊपर तो ना जा रहा है, तो ये क्या है, अर्ध अप्रत्यक्ष है, अर्ध अप्रत्यक्ष। अब आपको दे देगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। और सर क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से यदि सिनेमा घर हेतु, सिनेमा घर हेतु प्रयोग करना है तो कौन सा करोगे। तो आपको पता है सर सिनेमा घर में अंधेरा चाहिए, थोड़ी सी रोशनी चाहिए, 10% नीचे चाहिए, 90% ऊपर चाहिए, या ऊपर चाहिए यानी कि क्या कौन सा यूज करेंगे सर, अर्ध अप्रत्यक्ष यूज करेंगे, अर्ध अप्रत्यक्ष। ठीक है। और डांसिंग हॉल के अंदर ये दोनों हो सकते हैं, घरों के अंदर ये भी हो सकता है, उद्योगों में ये भी हो सकता है। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद में रखनी है। अब चलते हैं आगे। ये क्या बला है सर, इसको भी समझते हैं बहुत अच्छे से, शांति से समझना। पहले एक बार पढ़ लो इसको, बहुत छोटे छोटे टॉपिक है और बहुत प्यारे है, एक नंबर भी नहीं कटता इसके अंदर और आसानी से समझ में भी आ जाते हैं। एक मिनट है ना, हाँ बेटा बोलो। ठीक है कोई बात नहीं, हाँ लेक्चर के बाद मिल लेना। चलो अब चलते हैं यहाँ पर, ये क्या नाम है सर, सामान्य प्रकाश व्यवस्था यानी कि जनरल लाइटिंग। जनरल का मतलब क्या होता है, जो हर जगह प्रकाश देते हैं। ठीक है, तो ये देखो भैया, ये यहाँ 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 इस तरह सब जगह प्रकाश होता है, लेकिन इसको कहीं स्पेशल पर्पस में यूज कर सकते हैं, जैसे कि मान लो इसको कहीं पर सिनेमा घर में यूज कर सकते हैं, नहीं सर, सिनेमा में तो मुझे नीचे की तरफ रोशनी कम चाहिए, ये नीचे की तरफ ज्यादा दे देगा। या डांसिंग हॉल में यूज कर सकते हैं, नहीं, तो इसको जनरल लाइटिंग में यूज करते हैं, यानी कि कहीं पर भी घरों के आसपास जहां कम भी रोशनी होगी तो चलेगी, वहां यूज कर सकते हैं। ठीक है, घरों में ज्यादातर कौन से होते हैं, तो यही होते हैं सर, घरों में ज्यादातर यही होता है, इस तरह का बल्ब बना हुआ होता है। हाँ, तो वहां सामान्य प्रदीप्ति व्यवस्था का ही होता है। ठीक है, यह एक मंद प्रकाश व्यवस्था है, क्यों, क्योंकि सर मंद इसलिए क्योंकि इसमें नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, इसलिए मंद व्यवस्था है, क्योंकि ये यहाँ पर भी लाइट देगा, यहाँ पर भी देगा, यहाँ पर भी देगा, यहाँ पर भी देगा, इसलिए किसी भी एक जगह पर प्रकाश व्यवस्था ज्यादा नहीं है, इसलिए इसको बोला जाता है निम्न में से किस में मंद प्रकाश व्यवस्था होती है, तो बोलना सजावटी में। ठीक है, हाँ सर। चलो आगे। अब जब आपने इतना सारा काम कर लिया, अब अपन पढ़ेंगे लैंप के बारे में, और बहुत आसानी से एक एक लैंप को मैं आपको याद करा दूंगा, है ना। लेकिन फर्क ये होगा कि आपको बहुत प्यार से ध्यान से इन चीजों को समझना है। ठीक है, लैंप, इस लैंप को पढ़ने से पहले आपको छोटी छोटी चीजों की जानकारी होनी चाहिए। सर क्या सर, मैं बताता हूँ। देखो लैंप होता बहुत आसान है, लेकिन उसको पहले समझो। अच्छा सर, लैंप का मतलब, ये लाइट लगी हुई है आपके आसपास, उसको देखो एक बार, हाँ सर देख ली, ठीक है। ये इसका जो, अगर मैं पूछूंगा इसका पूर्वज कौन रहा होगा, तो आप क्या होगे सर, जो लकड़ी लगती है ना, हाँ, तो उस लकड़ी के ऊपर मैं फूंक देता हूँ तो वो जलती है, मैं कहूंगा हाँ, तो वो इसका पूर्वज है, यानी कि वो भी तो एक लाइट है। हाँ, तो वहीं से हमने धीरे 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 विकास करके क्या बनाया, लैंप बनाया। अच्छा, तो सर ये भी हमें पढ़ा था, अभी कल हमने ये भी पढ़ा था। सर क्लियर नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, अभी मैंने पढ़ा ही नहीं, क्लियर दिख जाएगा। तो सर ये भी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जो कोई भी एक आपका थर्मल पदार्थ होगा जिसको अपन गर्म करते हैं और 900 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा करते हैं, कल पढ़ाए थे ना, तो सर पहले उसमें ऊष्म इफेक्ट आता है और बाद में उसमें प्रकाशीय इफेक्ट आता है। सर यहाँ पर भी ये काम करेगा क्या, 100% करेगा। किसी भी पदार्थ को यदि 900 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा पर गर्म किया जाए तो भैया क्या उत्पन्न होती है, प्रकाश व्यवस्था उत्पन्न होती है।
सर एक चीज और समझ में आ गई, इसका मतलब हमें ऐसे पदार्थ को लेना पड़ेगा जो सर 900 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा सहन कर सकता है। हाँ, यानी कि समझना, यानी कि 900 डिग्री से पहले गले नहीं, ऐसा पदार्थ लेना है। हाँ, बिल्कुल सही है। और सर प्रकृति में सबसे ज्यादा अभी कौन मिल जाएगा अपने को फ्रीली, तो अपन कहोगे कार्बन मिल जाएगा। हाँ, तो पहला लैंप ही कौन सा बनाया है, कार्बन लैंप। अच्छा, कार्बन लैंप जब बना तो उसके अंदर कुछ डीमेरिट्स थी, क्या थी वो मैं बताऊंगा अभी। फिर अपन ने सोचा यार अपने को तो लाइट ही लगानी है, फिर अपने को ये लगा यार लोहा भी अगर अपन ज्यादा उसको गर्म कर देते हैं तो वो लाल करके और फिर जगमगाने लगता है ना। हाँ, तो हमको ये भी समझ में आया सर लोहा भी हो सकता है। हाँ, फिर हमने ये सोचा कि अगर लोहे को लेंगे तो उसका प्रतिरोध यार कम होगा, है ना, तो ऐसा पदार्थ लेते हैं जिसमें जूल का नियम काम आ जाए। तो हमने कौन सा चुनाव किया, टंगस्टन का, है ना। धातु में क्या लिए, टंगस्टन, ठीक है, ओके, टंगस्टन भी ले ली सर, उसका गलनांक भी अच्छा है। अच्छा, फिर अपन ने धीरे धीरे सोचा यार अपन ये पहले कार्बन पे थे फिर टंगस्टन पे थे, तो यार कुछ और यूज करते हैं ना, कुछ तूफानी करते हैं। तो हमने सोचा प्रकृति में तीन ही पदार्थ होते हैं, ठोस द्रव या गैस, ठीक है। अब द्रव से तो कैसे लाइट बना लोगे, है ना, तो ठोस से तो अपन ने बना ली, कार्बन है और उसके अलावा टंगस्टन है, सब पढ़ेंगे अपन। उसके बाद अपन ने सोचा यार अब किसी गैस से बनाते हैं, तो गैस में अपन के दिमाग में आया, यार ऐसी कौन सी गैस है जो अपने को चालक में मिल जाएगी, तो अपने दिमाग में आया मरकरी। और अपन ने तुरंत क्या बनाई, ये आपके घर आपके जो ऊपर लगी हुई है ना ट्यूबलाइट, ये क्या है, ये लो प्रेशर मरकरी है। अब ये क्या होता है सर, वो सब पढ़ेंगे। तो मरकरी वेपर पढ़े। अच्छा, फिर जब इतने से भी काम नहीं चला तो हमने सोचा यार घरों में तो चलो ये चल जाएगी, घरों में तो चल जाएगी, है ना, लेकिन सर शादी ब्याह में क्या करेंगे, तो फिर हमने बनाई हाई प्रेशर मरकरी, है ना, ओके। फिर अपन को ये भी नहीं समझ में आया तो अपन कुछ किसी और लैंप के ऊपर चले, है ना। फिर अपन ने क्या बनाया, नियॉन गैस, अक्रिय गैस से नियॉन लैंप वगैरह बनाए, है ना। इस तरह से ये अपनी पूरी की पूरी व्यवस्था चली, है ना। यहाँ तक तो अपने को चीजें समझ में आ गई, लेकिन कुछ लैंप ऐसे थे जो सर हमें ऐसे बनाने थे, इनमें तो बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा था, तो अपने को खर्चा बचाना है, तो अपन ने एलईडी बनाया, एलसीडी बनाया, उसके अलावा सोलर लैंप बनाए, उसके अलावा कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट है, हेलोजन्स बनाए। ये सारी चीजों का क्रम हमने समझा। तो अब आपको समझ में आएगा सारी के सारी स्टोरी इसके पीछे है क्या, ठीक है, आओ। तो अपना टॉपिक है लैंप का। अब दिख रहा है, अब दिख रहा है, अब दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। हाँ, तो अब धीरे धीरे अपन समझते हैं सर लैंप के बारे में, कि लैंप क्या है क्या नहीं है, नहीं है तो मैं आपको दिखा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ओके। सबसे पहले हमारे पास जो लैंप आता है वो कौन सा आता है, इनकंडेंसेंट लैंप आता है। सर इनकंडेंसेंट लैंप क्या होता है, तो ध्यान रखना, इसे अपन उद्दीप्त लैंप भी कहते हैं, क्या कहते हैं, उद्दीप्त। अब सर ये क्या बोला है, अभी रुको मैं बताता हूँ। उद्दीप्त लैंप क्या बोला है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ना, थोड़ा थोड़ा मैनेज कर लो क्योंकि ये बुक की कॉपी है ना, इसलिए ऐसा दिख रहा होगा आपको, है ना। हाँ, या मैं देखता हूँ कहीं और अच्छा चित्र हो तो, चलो कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लो, एडजस्ट कर लो। चलो मैं बोल रहा हूँ वो तो दिख जाएगा ना, ठीक है। चलो मैं आपको बोल के बता देता हूँ ना। सबसे पहले लैंप के अंदर पहला कौन सा लैंप था, इनकंडेंसेंट लैंप, इनकैंडिसेंट लैंप। सर ये क्या बोला है, तो देखो इसे कहते हैं उद्दीप्त लैंप। उद्दीप्त का मतलब जिसको अपन गरम करें, गरम करने के बाद वो हीट हो, हीट होने के बाद उसमें प्रकाश उत्पन्न हो, उसे कहते हैं उद्दीप्त लैंप, ठीक है, यानी गरम करके चलने वाले। तो उसमें अपन ने दो प्रकार के लैंप बनाए, है ना। एक तो बनाया जिसका फिलामेंट किसका था, कार्बन का, ठीक है, एक था जिसका फिलामेंट किसका था, कार्बन का। और एक अपन ने बनाया जिसका फिलामेंट किसका था, तो आप बोलोगे धातुओं का, किसका था, धातुओं। बोलो बात समझ में आई, एक बार मैं रिवाइज भी कराऊंगा, डोंट वेरी, आप बस पढ़ते रहो। अच्छा सर, तो पहला लैंप कौन सा है, इनकंडेंसेंट लैंप। इनकंडेंसेंट में भी पहला कौन सा है, कार्बन का, और दूसरा क्या है, धातुओं का। लेकिन सर धातु के अंदर भी ये प्रॉब्लम आई कि धातु में भी हमने एक ऐसा लैंप बनाया जिसके अंदर बिल्कुल हवा नहीं है, निर्वात, क्या नहीं है, हवा नहीं है। इसलिए अपन देखते हैं ना कि एक बल्ब को अगर अपन तोड़ते हैं तो फट करती आवाज आती है, क्यों, क्योंकि भैया अंदर हवा नहीं होती, अंदर हवा जैसे ही जाने की कोशिश करती है वो फटने की आवाज आती है, ठीक है, ओके।
तो धातुएं भी सर दो प्रकार की हो जाएगी। एक तो जिसमें अपन निर्वात यूज करेंगे, यानी कि इसके अंदर कोई भी हवा नहीं डालेंगे, और एक क्या हो जाएगा, एक सर गैस आधारित होगी जिसमें किसी ना किसी गैस का यूज किया जाएगा। हाँ सर, बिल्कुल सही है। तो यहाँ तक हमें क्या समझ में आया, यहाँ तक हमें सर लैंप का पहला पार्ट समझ में आया कि सर जो लैंप होता है ना, उसमें पहला होता है उद्दीप्त लैंप, या इसको ही अपन बोलते हैं इनकैंडेस्केंट लैंप। इंग्लिश में याद करना, हिंदी में क्या कहते हैं, उद्दीप्त। यानी कि पहले गर्म होगा, गर्म होने के बाद चमकेगा। बोलो बात समझ में आई क्या? आ गई सर। अब देखो, अब देखो ये जो इनकंडेंस्ड लैंप है वो दो प्रकार का है। एक तो कार्बन धातु का, या कार्बन फिलामेंट, कार्बन फिलामेंट। और एक क्या है, एक है सर धात्विक फिलामेंट, धात्विक फिलामेंट। सर ये फिलामेंट क्या होता है सब समझेंगे, डोंट वेरी। फिलामेंट क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूँ। लैंप को देखो, और लैंप के ऊपर इस तरह का स्तंभ है, उसके ऊपर ऐसी 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 छोटी छोटी वायरिंग होती है। हाँ, ये वायरिंग ही क्या है, फिलामेंट है। ठीक है, ओके सर। अब बात पकड़ में आ गई। तो देखो इनकंडेंसेंट लैंप दो प्रकार का होता है, एक कार्बन फिलामेंट, एक धात्विक फिलामेंट। और धात्विक फिलामेंट भी दो प्रकार का होता है सर, एक तो निर्वात जिसके अंदर कोई भी तरह की गैस नहीं डाली हुई है, और एक गैस आधारित जिसमें कोई ना कोई गैस डाली हुई है। तो उम्मीद करता हूं लैंप का पहला पोर्शन आपको समझ में आ गया। बेटा अभी तो क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, हाँ, समझ में आ गया क्या? ठीक, हाँ। अब चलते हैं आगे। कहाँ पे? अब चलते हैं आगे। हाँ, वो आईफोन पे आया होगा इसलिए मैंने देखा नहीं। चलो, अब इधर देखो। एक इनकंडेंसेंट है तो एक तो हो जाएगा कार्बन, एक है धात्विक। धात्विक भी दो होगा, एक होगा निर्वात, एक होगा गैसीय। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब चलते हैं आगे। इससे रिलेटेड चित्र है इस चैप्टर के, बता दूंगा। अब देखो अगला, अगला क्या है। अपने को जब समझ में आया कि सर इसके अंदर गैस डाला जा सकता है, तो अब हमने क्या बनाया, गैस आधारित डिस्चार्ज बनाया। अब गैस के अंदर, गैस के अंदर भी हमें दो प्रकार की गैसें पढ़नी है। एक तो है सर सोडियम से, क्योंकि सोडियम भी एक प्रकार की धातु है, हाँ सर, लेकिन गैस इस फॉर्म में। और एक क्या है आपका मरकरी वाष्प, और मरकरी वाष्प में भी दो प्रकार की, हाई प्रेशर और लो प्रेशर। ठीक है। दूसरा लैंप हमने क्या बनाया सर, गैस डिस्चार्ज, गैस डिस्चार्ज। गैस डिस्चार्ज के अंदर भैया जहां पर गैसों का क्या किया जाएगा, डिस्चार्ज। अब डिस्चार्ज की प्रोसेस क्या होती है वो भी पढ़ेंगे, डोंट वरी। ये दो प्रकार की होती है, एक तो होगी सोडियम डिस्चार्ज, और एक क्या हो जाएगा आपका मरकरी। ये मरकरी वो आपकी ट्यूबलाइट वाली है, लेकिन ध्यान रखना मरकरी दो प्रकार से होती है। एक होती है लो प्रेशर, और एक क्या होगी, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर। ठीक है, हाँ, ये वाली आप घरों में यूज करते हो। उसके अलावा सर नियॉन लैंप, जिसमें नियॉन का यूज किया जाएगा। उसके अलावा सर कार्बन लैंप, जिसमें केवल कार्बन का यूज किया जाएगा। और उसके अलावा कुछ अन्य लैंप भी पढ़ने हैं, जैसे उसमें पहला है हेलोजन्स लैंप, जिसमें हेलोजन गैसें भरी जाएगी। दूसरा है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट, जिसमें अपन को फ्लोरोसेंट लैंप के बारे में पढ़ना है। और तीसरा क्या है, सोलर लैंप। और फिर क्या है, एलईडी, यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड। इस तरह से अपने को पूरा के पूरा कंप्लीट चैप्टर पढ़ना है। तैयार हो? हाँ, तैयार हो कि नहीं? तैयार हो ना? चलो तो शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। और यहाँ पर अपन छोटी छोटी चीजें पढ़ने की कोशिश करते हैं, है ना। क्लास आज थोड़ी मैं छोटी लेऊंगा, क्योंकि इसका कारण ये है कि मेरे को किसी की मैरिज में जाना है, इसलिए। ठीक है, लेकिन आपकी क्लास पूरी लेके जाऊंगा, डोंट वेरी, आपको पूरी अटेंड करनी है। तो आपको अगर कोई पूछेगा कि लैंप का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, तो देखो मेरे साथ में बोलो, मन में बोलो। पहला, कौन है यार, अभी क्लास है, एक मिनट। हेलो, मैं 10 मिनट में आता हूँ यार, थोड़ा क्लास में हूँ। हाँ, तो यहाँ पर हमने क्या समझा है। अरे बेटा, अगर आप इजाजत दे तो ये क्लास में कल ले लूँ क्या? थोड़ा सा आज बिजी हूँ, जल्दी बोलो। क्या ये क्लास आगे कल से कंटिन्यू करूँ क्या? हाँ,
अरे मेरी शादी नहीं है एक्चुअली किसी मतलब चाचा के लड़के की है, परसों ही है तो फिर 2 दिन बिज़ी है। आप कहो तो मैं इससे आगे कल कंटिन्यू कर लूँ या पढ़ाऊँ? जल्दी बता दीजिए, जल्दी बता दो क्योंकि आपका समय इम्पोर्टेंट है और वैसे आपका समय बिल्कुल खराब नहीं होगा क्योंकि है ना मैंने ऑलरेडी है ना आपको फुल कोर्स दे रखा है, उसके अंदर आप पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं, है ना? तो थैंक यू सो मच आज इतना ही रखते हैं, इसके आगे करते हैं कल, ठीक है?